नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के साथ ही सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की कामयाबी का जश्न मनाने लगी है। ऐसे में आज का मुद्दा में हम पोस्टमार्टम करेंगे जननी शिशु सुरक्षा योजना का। कितनी कामयाब है ये योजना या फिर कहां रह गई खामियां? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अनीता मीणा, भाजपा नेता रामलाल शर्मा और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं क्या है जननी शिशु सुरक्षा योजना और क्या कहते हैं आंकड़े। 12 सितंबर 2011 राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश के 33 जिलों में इस योजना का एक साथ आगाज किया गया। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को राज्य के चिकित्सा अस्पतालों में प्रसव कराने पर प्रसव संबंधी पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद 6 महीने तक और बीमार नवजात शिशुओं को 30 दिन की उम्र तक सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही सभी प्रकार की जांच भी निःशुल्क की जाती है। प्रसव के बाद महिला को नगद सहायता भी प्रदान की जाती है। लेकिन सवाल, क्या प्रसूता की सही देखभाल हो पाती है? उसे पूरी रकम वक्त पर मिल पाती है या उसमें भी किसी और का हिस्सा होता है? देश में गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के कारण हर साल करीब 67,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। राजस्थान में ये आंकड़ा 5300 के करीब है। शिशुओं की अगर बात करें तो करीब 1 लाख बच्चे जन्म के 1 महीने में अकाल मौत का शिकार बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मां और शिशु के अनमोल जीवन की सुरक्षा के लिए राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना एक ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान में ये योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई। 2008 में जहां शिशु मृत्यु दर 65 थी, 2012 में ये आंकड़ा घटकर 55 रह गया। उसी तरह मातृ मृत्यु दर 388 से 318 पर आ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंकड़े सिर्फ कागजों में है या जमीनी हकीकत से इनका वास्ता है? योजना को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर में 2 अक्टूबर 2012 से जननी एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया गया। योजना में गांवों और दूर स्थित स्थानों में सुरक्षित प्रसव के लिए देश भर में 400 एम्बुलेंसें शुरू की गई। इस योजना के तहत 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लाभ भी लिया जा सकता है। यह आपातकालीन सेवा प्रसूता को चिकित्सालय लाने तथा चिकित्सालय से पुनः उसके घर छोड़ने तक का कार्य करती है, वो भी एकदम निःशुल्क। लेकिन आपात स्थिति में इस एक्सप्रेस सेवा के वक्त पर पहुंचने पर सवाल उठते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना में कई खामियां भी नजर आती हैं। मसलन अस्पतालों में कभी कभी महत्वपूर्ण दवाइयां तक नहीं मिल पाती। साथ ही ग्लव्स, सिरिंज जैसी चीजें भी मुहैया नहीं हो पाती। मजबूर होकर मरीजों को बाजार से दवाइयां और जरूरी चीजें लानी पड़ती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार सारी चीजें देने की बात करती है तो उनसे महरूम क्यों होना पड़ता है? कुल मिलाकर सरकार ने तो इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर आमजन को मुश्किल समय में सहूलियत देने की कोशिश की। अब जरूरत है तो इसके धरातल पर सही तरीके से लागू होने की, जिससे इसका वास्तविक लाभ लोगों को मिल सके और आंकड़े कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत पर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो योजना के हर पहलू को इस रिपोर्ट के जरिए हमने टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस की ओर से अनीता जी हमारे साथ है। अनीता जी, कितनी कामयाब ये योजना है, आप क्या कहेंगे इसको? हमारी ये योजना राजस्थान भर में पूरी कामयाब है जी। क्या लगता है, क्या किस तरह से आप ये दावा कर सकते हैं कामयाब है? क्योंकि अनिता जी, बड़ी बात यह आई है कि जो 5300 महिलाएं हर साल मरती हैं प्रसव के दौरान और बड़ी मात्रा, बड़ी 1 लाख के लगभग बच्चे मर जाते हैं, तो उनमें देखने में आया है कि ज्यादातर ये ग्रामीण इलाकों की महिलाएं होती हैं, दूर दराज की महिलाएं होती हैं। क्या केवल एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से, केवल आर्थिक सहायता से क्या किसी की जान बचाई जा सकती है? या जब तक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत नहीं किया जाएगा,
इस मामले में कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया गया। सवाल रामलाल जी से बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि जिस तरह से दावे हैं और जिस तरह से आंकड़े जो बताते हैं, निश्चित तौर पे कामयाब योजना है, लेकिन क्या लगता है आपको? प्रताप जी, अगर वास्तविकता अपन धरातल के ऊपर देखें तो इस योजना के तहत सरकार ये कहती है कि हम प्रसूता को घर से लेकर आएंगे, हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर उसकी डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को हम सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार ने मात्र पूरे राजस्थान के अंदर 400 एम्बुलेंस देने की बात की है। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखें तो कम से कम 2 या 3 CHC होती है, कम से कम 4 या 5 PSC होती है। तो एक विधानसभा में अगर 2 एम्बुलेंस देने का काम किया है, राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, तो वो तो एक CHC को भी कंप्लीट नहीं करे। तो आखिरकार ये योजना साधन का, मैं रामलाल जी का कहना है कि बिना साधनों के इस तरह की घोषणाएं करने से, आंकड़ों के मकर जाल से जननी और शिशु की रक्षा नहीं हो सकती। क्या कहना है आपका? नहीं, धरातल पे काम हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में जाके देखें रामलाल जी, क्योंकि हमारी महिलाएं साधन उपलब्ध न होने से नहीं मर रही हैं। अगर मृत्यु दर हो रही है तो उनमें कोई शारीरिक कमी से उनके साथ ऐसा हो रहा है, बाकी साधन अनिता जी, आप तो खुद करौली उस जिले से आती हैं, करौली जो कि राजस्थान के पिछड़े जिलों में माना जाता है, जहां इस तरह की तमाम सुविधाएं नहीं है और जहां मृत्यु दर भी बाकी जिलों से ज्यादा है। क्या इस सुविधा के बाद वहां कोई बदलाव आया है आपको करौली जिले में, लगता है? नहीं, करौली में बिल्कुल बदलाव आया है। दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, चारों जिलों की मैं आपको स्थिति बता देती हूँ। वहाँ बिल्कुल बदलाव आया है इसी योजना से। क्या है, पहले वहाँ किस तरह से प्रसव के दौरान मौत हो जाती थी, अब कैसे बचाव हुआ है? पहले वहाँ ले जाते ही नहीं थे, घरों में दाइयाँ आती थी, वो उनकी डिलीवरी करती थी। जब से ये योजना सरकार ने चलाई है, जब से उनको फ्री में वहाँ से एम्बुलेंस जाएगी। अगर हमारे कमी रहती है तो हम उनके घर वालों की रहती है कि हम समय पे उनको फोन नहीं कर सकते हैं, समय पे उनको ले जाया नहीं जा सकता है हॉस्पिटल। अगर समय पे महिला को पहुंचा देते हैं तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है चारों जगह। रामलाल जी, आप भी ग्रामीण इलाके का ही जो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और वहीं से आप चुनाव लड़ते रहते हैं, क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में तस्वीर बदली है? प्रताप जी, जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने प्रसूता महिलाओं को उसके समुचित उसको पोषाहार मिले, पौष्टिक पोषाहार मिले, उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहयोग देती है। शिशु जननी सुरक्षा योजना के अंदर इस सरकार ने एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं किया कि उसको हम आर्थिक सहायता देने का काम करें। नीचे अगर धरातल के अंदर देखेंगे तो आज भी सरकार की जो ढांचा है, अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि राजस्थान में अभी भी 2500 MO की पोस्टें वैकेंट पड़ी है। हम बार बार वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं है सरकारी नौकरियों के अंदर। अगर MO मेडिकल ऑफिसर की 2500 पोस्टें वैकेंट है पूरे राजस्थान के अंदर, और उसी के अनुपात में अगर ANM GNM की अगर अपन देखें तो हजारों पोस्टें उनकी भी वैकेंट है। अनिता जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि करौली जिले में भी ये हालात है, क्योंकि अस्पताल डॉक्टरों से खाली हैं, नर्सिंग का स्टाफ नहीं है। नर्सिंग का स्टाफ है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो बाकी बेड की व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसे इसके बावजूद कोई बदलाव लगता है आपको, या इन सुविधाओं की जरूरत आपको महसूस होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करौली में डॉक्टर भी हैं, जहाँ खाली हैं मैं मान सकती हूँ आपकी बात। कुछ जगह डॉक्टरों को नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उनके लिए भी नांदोती, टोडा भीम, हिंडौन, इनके अंदर हमने मंत्री जी को उनकी शिकायत की थी, तो वहां भी लगा दी गई है। वहाँ जो इन अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्योंकि आमतौर पे अगर हम ये केवल कांग्रेस सरकार की बात नहीं, पिछले 60-65 सालों की जो हालात सरकारी अस्पतालों को देखने के बाद ये है कि जयपुर के भी किसी प्रसूति सरकारी अस्पताल में चले जाए तो वहां के लेबर रूम से लेके वहां के वार्ड तक जो हालात होती है वो किसी के लिए भी हाइजीन कंडीशन नहीं कही जा सकती। वहां के जो बुरे हालात, वहां के डॉक्टरों का और वहां के नर्सिंग स्टाफ का जो व्यवहार है वो निश्चित तौर पे बहुत ही खराब होता है। क्या ऐसी स्थितियों, इन परिस्थितियों से सामना नहीं करना पड़ रहा? नहीं, व्यवहार तो दोनों ही सरकार हो, भाजपा हो हमारी हो, वो तो व्यवहार उनका तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो 5 साल के लिए तो है नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी तो पूरी 60 साल तक है। तो ना तो व्यवहार ये बदल सकते, ना हम बदल सकते, मगर हम ये दावा कर सकते हैं कि उनको जाकर हम ये बोल सकते हैं कि आप हमारी महिलाओं के साथ, गर्भवती महिला जो आती हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें, उसमें हम सुधार कर सकते हैं।
अस्पताल में बात आती है सुविधाओं की। जब मरीज को गाड़ी लेकर पहुंच जाती है उसके बाद देखा जाता है कि डिलीवरी बरामदे में हो गई। गांव से ऐसी खबरें आती है, आप खुद गांव से आती है, आपको ऐसी स्थितियों का पता है। अस्पताल स्टाफ नहीं पहुंचता, देरी से पहुंचता है, क्योंकि सरकार ने योजना शुरू कर दी लेकिन सरकार ने उसके इम्प्लीमेंट को लेकर, उस योजना को लागू करने को लेकर जो सख्ताई अगर कही जाए या फिर मॉनिटरिंग की बात कही जाए वो कहीं नजर नहीं आती। मॉनिटरिंग तो पूरी ढंग से चल रही है, मगर आप कह रहे हो कि बरामदों में डिलीवरी हो जाती है तो वो समय से पहुंचा नहीं पाते हैं। आप क्या कहेंगे, मॉनिटरिंग क्या हो पा रही? अगर आज ईमानदारी से इस पूरी योजना की ऑडिट करवाई जाए, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर कितने % डिलीवरी हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर कितनी हो रही है। सरकार जो 1800-2000 रुपए एक प्रसूता को डिलीवरी के दौरान देती है, मजबूरीवश सरकार के समुचित सुविधाएं नहीं होने की वजह से उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ले जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर उस प्रसूता के 2000 रुपए जो सहयोग राशि होती थी उसके बजाय उसके 8000 या 10000 का बिल बिठा के देते थे। उल्टा उस योजना का लाभ मिलना तो दूर, उसकी एवज में उसको ज्यादा पैसे और प्राइवेट हॉस्पिटलों में देकर आना पड़ता है। अगर धरातल के अंदर इस योजना की बात करें तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सक लगे, इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करनी चाहिए कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई काम करेगा डॉक्टर उनको इतने पैसे मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको विशेष दर्जा देकर विशेष भत्ता दिया जाएगा तो लोगों को इंटरेस्ट जगेगा। हर कोई कर्मचारी चाहता है कि मैं अपना डेपुटेशन शहरी क्षेत्र में करवा लूं, मेरा प्रयास यह रहे कि मैं शहरी क्षेत्र के अंदर पहली पोस्टिंग करवा लूं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा को मुहैया कराने के लिए सरकार को विशेष पैकेज देना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विशेष पैकेज की भी मांग यहां भाजपा की ओर से उठी है। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में फिर से आपका स्वागत है। जननी शिशु सुरक्षा योजना पर बात चल रही है। चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां और अशोक बैरवा का क्या कहना है इस मसले पर, पहले आइए सुन लेते हैं। क्या हम इस घोषणा पत्र का एक जो हमने वायदा किया है उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ में वायदे पूरे हो गए। तो जो 1-2 बच्चे हैं वो भी, उनका भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी हम पूरा करें। 30 से 32 हज़ार महिलाएं सीकर जिले में लाभान्वित हुई हैं और लाखों के हिसाब से बच्चों को और महिलाओं को पूरे राजस्थान में इसका फायदा मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उनकी देखरेख की जाती है, किस तरह से उनकी सेवा की जाती है और पूरी उनकी जच्चा बच्चा की सुरक्षा की जाती है, संरक्षा की जाती है और उनका स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे राजस्थान में जिनके बच्चे हुए हैं, 25,000 से ऊपर संस्थागत प्रसव हुए हैं, मैं समझता हूँ वो माताएं हमें आशीर्वाद दे रही है, वो जच्चा बच्चा खुशहाल है। तो सरकार का दावा आपने सुना कि सुरक्षा का जो मकसद था वो ये योजना पूरी कर रही है। प्रताप जी का रुख करेंगे। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल है, सरकार कहती है, दावे की बात करती है कि सुरक्षा मिल रही है, लेकिन रामलाल जी से जैसा कि जानकारी में आया, पैकेज जो पैसा था वो पूरा नहीं मिल पाया, इस कारण जो इम्प्लीमेंट होना था योजना को वो जमीन पर नहीं हो पाया। ये तो निश्चित तौर पे है कि अश्विनी की प्रशासनिक जो कार्रवाई है या जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका रुख तो पूरे स्वतंत्रता के बाद पता ही है कि हमारे गांव के लोगों के बारे में, हमारे आम लोगों के बारे में क्या है। और उसको जब तक, क्यों अनिता जी मेरे से सहमत होंगे कि जब तक उनके विचारों को नहीं बदला जाए, उनकी कार्य पद्धति को नहीं बदला जाएगा, शायद जो सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। लेकिन अनिता जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके से आती हैं, बड़ा सवाल ये है कि गाँव में पहले भी दाइयाँ थी, गांव में कहते हैं कि दादी के नुस्खे से ही पूरा परिवार चल जाता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबको अस्पताल की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी दाइयों की, उनको मजबूत किया जाता तो ज्यादा शायद
मातृत्व सुरक्षित हो जाता, माताएं ज्यादा सुरक्षित हो जाती, उनको यदि बताया जाता, क्योंकि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इन सब के लिए, वो अभी हमारी स्थिति नहीं है कि सबको उपलब्ध करा दी जाए। यदि इसके बजाय दाइयों को ज्यादा प्रशिक्षित करके और दाइयों